हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है ना, इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रखा है। चैप्टर का नाम है हमारे पास पावर प्ले। तो चलिए आज हम क्या टॉपिक करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने इसका जो टॉपिक किया था यहाँ पर, अगर मैं आपको एक बार पेज नंबर ले आऊँ उस पर डायरेक्ट, ये सारे टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने मैजिकल पॉन्ड वाला टॉपिक समझा था, ठीक है, और हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस किया था। तो चलिए आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास द अदर साइड ऑफ पावर। अब हम पावर्स की दूसरी साइड देखते हैं कि वो क्या होता है। अभी तक हमने सारी पॉजिटिव वाली साइड्स देखी हैं, अब हम नेगेटिव वाली भी यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं सॉरी। कह रहे हैं इमेजिन अ लाइन ऑफ लेंथ 16 यूनिट। मान लो कि एक लाइन है जिसकी लेंथ है 16 यूनिट। इरेजिंग हाफ ऑफ इट वुड रिजल्ट इन, आपने उसको उस लाइन को आधा मिटो दिया तो 16 यूनिट की है, तो अगर आप उसको आधा मिटो दोगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो 8 यूनिट आ गया। लेकिन अगर मैं इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखूँ तो 16 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4 लिख सकते हो। अब इसका हाफ करना है तो आप क्या करोगे, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे। तो 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 बार लिखना, और नीचे भी एक 2 है, ये तो कट गया। तो 2 की पावर 3, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 यूनिट आपका आंसर आ गया। कह रहे नेक्स्ट में इरेजिंग हाफ 1 मोर टाइम्स वुड रिजल्ट इन। अभी इसको एक बार और हाफ कर दो, 2 की पावर 3 को भी हाफ कर दो, तो दोबारा 2 से डिवाइड कर दो। हाफ का मतलब होता है आधा करना, तो जिसका भी हाफ करना हो उसको 2 से डिवाइड करना होता है। अब यहाँ 2 लिखा है 3 बार और नीचे है 1 बार, तो ये कट गया। तो आंसर आ गया 2 की पावर 2, तो 2 2 जा 4 यूनिट्स आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब कह रहे हैं हाफिंग 16 सेंटीमीटर 3 टाइम्स मे बी रिटर्न एज। अगर आप 16 सेंटीमीटर को 3 बार हाफ करते हो, 3 बार, 16 सेंटीमीटर है देखो, तो यहाँ पर देखो 16 सेंटीमीटर है जिसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 4। इसको आप 3 बार हाफ कर रहे हो तो 3 बार 2 से डिवाइड करोगे ना, डिनोमिनेटर में 3 बार ही तो 2 लिखोगे। तो 2 की पावर 4 का मतलब है कि इसको मैं 4 बार लिख देती हूँ 2 को, और यहाँ पर 3 बार हो गया 2 की पावर 2। ये कट गए 3 2 तो इसका मतलब सिर्फ 2 सेंटीमीटर बचेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर आप 16 सेंटीमीटर को 3 बार हाफ करोगे तो आपके पास 2 यूनिट्स आंसर आ जाएगा। फ्रॉम दिस वी कैन सी दैट, हमने ये जाना 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 है। तो हमने, अगर आपको याद होगा तो लास्ट क्लास में एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था, जब बीच में डिवाइड हो और बेस सेम हो तो पार्ट्स जो ये माइनस हो जाती हैं। तो 2 की पावर 1 आंसर, तो यहाँ भी तो 2 की पावर 1 ही आ रहा है आंसर। क्लियर है यहाँ तक का कंसेप्ट, कहीं दिक्कत तो नहीं है, वही कंसेप्ट एक बार रिपीट किया गया। अब कह रहे हैं व्हाट इज 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 25 इन पावर ऑफ 2। तो आपको इसे सॉल्व करना है कि 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 25 क्या होगा। अगेन डिवाइड है और बेस सेम है तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 75, और पावर फॉर्म में आंसर लिखना है ऐसा आपको बोल रखा है। तो यहाँ पर ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये लिखा हुआ, अगर आपके पास बेस सेम हो और बीच में डिवाइड हो तो पार्ट्स क्या होती हैं, माइनस हो जाती हैं, ठीक है। एक और चीज़ नीचे यहाँ पर आपके पास लिखी है, आपसे कह रहा है वेयर n इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर द काउंटिंग नंबर्स, जिसमें a b से बड़ा होगा। दो कंडीशंस लिखी हैं कि जो ये n है ना, ये 0 नहीं हो सकता। दूसरा a और b जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर्स हैं, और a हमेशा बड़ा होगा b से, क्योंकि अगर a छोटा होगा तो आंसर माइनस में आ जाएगा, इसलिए बोला गया है a बड़ा होगा। क्लियर। अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं, वाई कांट n बी 0, n 0 क्यों नहीं हो सकता। तो देखो आपके पास ये वाला रूल था, अगर आप 0 लिखोगे यहाँ पर तो 0 पे तो आप कितनी भी पावर लगा लो आंसर 0 ही रहेगा, है ना। फिर उसको सॉल्व क्या करना, फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहाँ लगेगा, तो इसलिए n 0 नहीं हो सकता। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट में आपसे कह रहे हैं वी हैव नॉट कवर्ड द केसेस व्हेन द एक्सपोनेंट इज 0। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज 2 की पावर 0। अभी तक हम वो सारे केसेस करके आए जिसमें जो एक्सपोनेंट है, मतलब जो पावर है वो कुछ ना कुछ है, काउंटिंग नंबर्स है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन हमने वो केसेस कवर्ड ही नहीं किए अभी तक जिसमें एक्सपोनेंट मतलब जो पावर है वो 0 हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 2 की पावर 0 होगा तो क्या करोगे। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जिसकी भी पावर 0 होती है ना वो पूरा का पूरा हमेशा 1 बन जाता है, हमेशा।
मैं सिर्फ बेस की बात नहीं कर रही, वो पूरा ही 1 बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक एग्जाम्पल से आपको ये समझाना चाहती हूँ। देखो, मान लो आपके पास लिखा है 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 की होल पावर 0, ये लिखा हुआ है। तो इसकी होल पावर 0 है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको सीधा सीधा 1 लिख देना है। जिसकी भी पावर 0 होती है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो 1 बन जाता है। आपको अंदर का सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब चाहे ये पावर नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में आए। क्लियर? चलिए, वही आपसे यहाँ कह रहे हैं, लेट अस डिफाइन 2 की पावर 0 इन अ वे दैट आर जर्नलाइज्ड फॉर्म अबव होल्ड ट्रू। 2 की पावर 0 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 4 - 4 लिख सकती हूँ, क्योंकि 4 में से 4 जाएगा तभी तो 0 आएगा। तो 2 की पावर 4 को 2 की पावर 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये तो पूरा पूरा कट गया, तो आंसर 1 ही तो आ रहा है। सिमिलरली आप 2 की पावर 0 को कुछ और भी लिख सकते हो। 2 की पावर 0 को 2 की पावर 3 - 3 लिख दो, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, कट गया, तो आंसर अभी भी 1 ही आएगा। तो जब भी जिस पे भी पावर 0 होती है वो हमेशा पूरा 1 बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है, इन फैक्ट फॉर एनी लेटर ए, नंबर ए, कोई सा भी ए हो वो हमेशा क्या बनेगा, 1 बनेगा। इन जनरल एक्स की पावर ए डिवाइडेड बाय एक्स की पावर ए जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 0, जिसको हम 1 कहते हैं। बस ये ध्यान रखना कि बेस 0 नहीं होना चाहिए, एक्सपोनेंट 0 होनी चाहिए वहाँ पर। अब क्लियर हो गया? तो जिस पे भी पावर 0 लगे हो आपको वो पूरा का पूरा होल को 1 लिख देना है। क्लियर? अब कह रहा है व्हेन 0 इज इन पावर, अब 0 जो है वो पावर में है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? व्हेन द लाइन ऑफ लेंथ इज 2 रेज टू पावर 4 यूनिट इज हाफ 5 टाइम। अब आपने इसको 5 बार आधा किया है 2 रेज टू पावर 4 को, तो 5 बार आधा किया है तो 5 बार नीचे 2 से डिवाइड किया होगा, तो 2 रेज टू पावर 4 और यहाँ आ गया 2 रेज टू पावर 5, कि आपने 5 बार आधा किया है। अब डिवाइड में है तो आपको पता है कि पार्ट्स माइनस हो जाती हैं, तो 2 रेज टू पावर -1 आ गया। अब यहाँ पर हम एक नया चीज़ सीखने वाले हैं, वो क्या है, जब भी पावर माइनस में हो, पहली बात तो वो आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, अगर ये लिखा है 2 की पावर -2, तो आप इसको ये नहीं लिख सकते 2 × 2, नहीं, पहले आपको इसे पावर को पॉजिटिव करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी पावर नेगेटिव में होती है वो कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो पहले आपको पावर को पॉजिटिव करना पड़ेगा। अब वो कैसे करोगे? जब भी पावर माइनस में हो ना, तो आप क्या करो, जो बेस है ना उसका रेसिप्रोकल कर दो। ये बेस 2, इसका रेसिप्रोकल कर दिया मैंने 1/2, और जो ये पावर है ये पॉजिटिव हो जाएगी। अगेन ये मैंने एक एग्जांपल लिया था, तो इसका बेस है 2, इसको कर दिया 1/2 रेसिप्रोकल, और जो ये पावर है ये पॉजिटिव हो गई। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो 1/2 × 1/2 लिख के। क्लियर हो गया? वही चीज़ आपको यहाँ समझा रहे हैं। तो आपके पास आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, हाफ यूनिट्स। तो देख लो ये रहा, हाफ यूनिट ही आ रहा है ना हमारा भी। तो यूजिंग द जनरलाइज्ड फॉर्म वी गेट 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 मीन्स 2 की पावर -1, तो हमने उसको क्या लिखेंगे, 1/2। व्हेन अ लाइन ऑफ लेंथ 2 की पावर 4 यूनिट्स इज हाफ 10 टाइम्स, अब ये 10 टाइम हाफ हो रहा है, तो आप कैसे करोगे? तो 2 की पावर 4 को आप 10 टाइम हाफ कर दो, तो 2 की पावर 10 होगा नीचे। अब डिवाइड में है तो पार्ट्स माइनस हो जाएंगी, तो ये आ गया 2 की पावर -6, क्योंकि 4 में से 10 जाएगा तो -6 आएगा। तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर बेस को रेसिप्रोकल किया और पावर को पॉजिटिव कर दिया, तो यही मेरा आंसर आ गया। और यही चीज़ आपको यहाँ पर बता रखी है, ये रहा, सॉल्व करके। क्योंकि आप 2 की पावर 4 है तो सिर्फ 4 ही 2 काट सकते हो, नीचे आपके पास 6 2s बचेंगे, तो वो उन्होंने एज इट इज़ लिख दिए। और जब आप इसे सॉल्व करोगे 1 पे तो कितनी बार भी पावर हो 1 ही रहता है, 2 पे 6 टाइम्स पावर है, तो 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। कह रहे सिमिलरली 10 की पावर -3 हो, तो आप उसे कैसे लिखोगे, 10 की पावर -3 को। अब आपको आ गया है बेस का रेसिप्रोकल और पावर को पॉजिटिव कर दिया। 1 पे तो कोई भी पावर हो 1 ही रहता है, तो आप इसे 1/10 की पावर 3 भी कह सकते हो। उसी तरह 7 की पावर -2 है, तो आप इसे 1/7 की पावर 2 लिखोगे, बेस को रेसिप्रोकल करके। क्लियर? कैन वी राइट 10 की पावर 3, क्या मैं 10 की पावर 3 को 1/10 की पावर -3 लिख सकती हूँ? वो आपसे ये पूछ रहा है। मतलब आपके पास 10 की पावर 3 है, पावर पॉजिटिव में है, आपको नेगेटिव बनानी है, तो आप इसे रेसिप्रोकल कर दो और इसका -3 यहाँ लिख दो। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? तो इसे ध्यान से यहाँ समझो। मैंने आपको बोला कि आप 10 की पावर 3 को 1/10 की पावर -3 लिख सकते हो,
चलो चेक करते हैं क्या इसको सॉल्व करने पे यही आएगा। तो मैंने 1/10⁻³ था, अगेन इसको पॉजिटिव बना दिया, तो ये मेरे पास हो गया 1/10⁻³ अब जब ये नीचे से ऊपर जाता है तो आपको पता है रेसिप्रोकल हो जाता है, कट गया, आंसर 10⁻³ आ रहा है। तो बिल्कुल आप लिख सकते हो क्योंकि ये दोनों आपके पास सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव बनानी हो तो भी रेसिप्रोकल कर दो, नेगेटिव है और पॉजिटिव बनानी है तो भी बेस को रेसिप्रोकल कर दो। सिमिलरली 7⁻² को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/7⁻², एंड 4⁻A को मैं लिख सकती हूँ 1/4⁻A। पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएंगे, रेसिप्रोकल करना है बेस का। इन जनरलाइज्ड फॉर्म में अगर हम देखें तो अगर किसी की भी पार्ट नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव करना हो तो ये आ जाएगा, और अगर पॉजिटिव है नेगेटिव करना हो तो भी यही आएगा। पार्ट्स चेंज हो जाएंगी, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। क्लियर? याद रखना कि जो बेस है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये हर जगह आपको कंडीशन लिख के दी गई है। कंसिडर द फॉलोइंग जर्नल फॉर्म वी हैव आइडेंटिफाई। अभी तक हमने क्या जाना कि अगर बीच में मल्टीप्लाई और बेस सेम हो तो पार्ट्स ऐड हो जाते हैं, ये पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने किया था। देन अगर पार के ऊपर पार होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, ये भी हमने लास्ट क्लास में किया था। देन बीच में अगर डिवाइड और बेस सेम हो तो पार्ट्स माइनस हो जाती हैं, ये हमने अभी आज की क्लास में सीखा है। ठीक है, वी हैड रिक्वायर्ड ए एंड बी टू बी द काउंटिंग नंबर्स, और हमें पता है कि जो ए और बी है वो काउंटिंग नंबर्स होंगे। कैन ए एंड बी द एनी इंटीजर, क्या ये एनी इंटीजर्स हो सकते हैं? विल द जनरलाइज्ड फॉर्म स्टिल होल्ड ट्रू, क्या वो ट्रू रहेगी? तो येस, अब हमने जान लिया कि अगर हमारा आंसर नेगेटिव में भी आ रहा है तो हम उसे पॉजिटिव कर सकते हैं, तो ये किसी भी कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। येस, ए एंड बी एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देती हूँ तो आप यहाँ से लिख लेना एग्जाम्पल। तो मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मैंने a⁻² मल्टीप्लाई में a⁻5 ले लिया तो ये a⁻7 हो गया, दोनों प्लस हो गए। दूसरा मैंने यहाँ ले लिया a⁻4 और डिवाइडेड बाय, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पर मैंने -6 ले लिया। तो डिवाइड में है तो पार आपको पता है माइनस हो जाती है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया दोनों मिलके, तो ये a⁻10 हो गया आपके पास। तो कोई सा भी इंटीजर ले लो आप, a और b में कुछ भी ले लो पार में, तो वो आपको जो जनरलाइज्ड फॉर्म है वो ट्रू होगी ही होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, राइट इक्वलेंट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, इनकी इक्वलेंट फॉर्म लिखनी है। सब नेगेटिव में पॉजिटिव में लिखने हैं, तो यहाँ लिखते हैं इनको। 2⁻⁻4 है तो मैं उसको लिख सकती हूँ 1/2⁻4, पॉजिटिव कर दिया। 10⁻−5 है तो उसको मैं लिख सकती हूँ 1/10⁻5, अगेन पॉजिटिव कर दिया। -7⁻2 बेस माइनस में, कोई बात नहीं, बेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो माइनस ही रहेगा, बस पार मैंने यहाँ पॉजिटिव कर दी। ठीक है, देन -5⁻−3 है, अगेन मैंने बेस का रेसिप्रोकल किया है तो वो -5 ही रहेगा, और ये 3 हो गई पार, पॉजिटिव हो गई। क्लियर है? नेक्स्ट इज 10 की पार है -100, तो उसको मैं लिख सकती हूँ 1/10⁻100। क्लियर? तो आपको सिर्फ इक्वलेंट फॉर्म इसकी लिखनी थी। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहे हैं सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आपको ये पूरे पूरे सॉल्व करने हैं, बट जो आंसर है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ना है, मतलब कि पार फॉर्म में आपको आंसर छोड़ना है। तो पहला देखते हैं, 2⁻⁻4 और 2⁻7 है। 2⁻⁻4 इंटू में 2⁻7 है, एक बार क्रॉस चेक कर लो, -4 इंटू में बेस सेम है तो बीच में मल्टीप्लाई है तो पार्ट्स ऐड हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ये आ जाएगा 2⁻3, 7 में से 4 गया, 3 आ गया। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अच्छे से करना वरना ये क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट इज 3⁻2, 3⁻−5 एंड 3⁻6। 3 है यहाँ पर तीनों के बेस सेम है तो कोई बात नहीं ना, जब बेस सेम है तो पार्ट्स ऐड हो जाती है ना, मुझे तो ऐड करना है सिर्फ यहाँ पर पार को, बेस को एक बार लिख लिया तो 2 + 6 8 हो गया, और माइनस का 5 करोगे तो 3⁻3 हो जाएगा। आगे सॉल्व मत करना क्योंकि हमें पार फॉर्म में ही आंसर छोड़ना है।
क्लियर। चलिए थर्ड पार्ट देखिए, p की पावर 3 और p की पावर -10 है। अगेन बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पार्ट्स को मैं क्या करूँगी, प्लस कर दूंगी। तो ये हो गया p की पावर 3 माइनस का 10, तो p की पावर -7 हो गया, जिसको मैं पॉजिटिव करके लिख सकती हूँ 1/p की पावर 7। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है 2 की पावर 4 इंटू में -4 की पावर 2 है, इसे ध्यान से समझना। एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लेते हैं अपना क्वेश्चन, माइनस का 2 है ना, यहाँ -2 है। यहाँ बेस सेम नहीं है, लेकिन आप बेस सेम कर सकते हो। यहाँ कैसे, आप -4 है, -4 की पावर है आपके पास -2, तो मैंने इसे क्या किया, मैंने इसे 1/-4 की पावर 2 कर दिया, क्योंकि वो -2 थी ना, मैंने पहले उसे पॉजिटिव कर दिया पावर को, ये बेस तो सेम है नहीं। तो 2 की पावर 4 का मतलब है आपने 2 को जो है वो 4 बार लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का 4 जो है वो आपके पास 2 बार है मल्टीप्लाई में, तो आप इन्हें कट कर सकते हो। 2 से इसको काट दिया, 2 आ गया, इसको इससे काट दिया, तो यहाँ आ गया 4 में -4, -1 आपका आंसर। क्लियर है। अच्छा देखो यहाँ माइनस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इस माइनस से ये माइनस तो कट हो गया ना, तो आंसर आपके पास पॉजिटिव का 1 आ गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ना है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ 2 की पावर 0, क्योंकि अभी हमने ये जाना था कि जिसकी भी पावर 0 होती है वो पूरा 1 बन जाता है, तो 2 की पावर 0 का मतलब भी तो 1 ही है। मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ना है आंसर को, इसलिए मैं इसको 2 की पावर 0 लिख सकती हूँ। क्लियर। चलिए लास्ट पार्ट इज 8 की पावर p और 8 की पावर q, अगेन बीच में मल्टीप्लाई है आपके पास, तो बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पार्ट्स ऐड हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अभी आगे सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि p और q जो है वो 2 वेरिएबल्स हैं अलग अलग, तो आपका आंसर यही रहेगा। क्लियर है। तो आज हमने यहाँ तक का कंप्लीट कर लिया। पावर लाइन्स हम अपना नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक को, क्या है ये टॉपिक, पहले आप इतना कर लीजिए, कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ बाकी के चैप्टर्स भी चैनल पे अपलोड होने स्टार्ट हो गए हैं, उसके अलावा कोई और चैप्टर आपको पहले चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।